नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेज में। दोस्तों आज क्लास बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए क्लास है। ये जो बुक है ये एक तरह का एनसीईआरटी बुक है और बहुत बढ़िया कंटेंट है इसमें। हम देखते हैं सूचना का अधिकार और पंचायत राज संस्थाएं एक केस स्टडी के रूप में उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सूचना का अधिकार और पंचायत राज जो संस्थाएं हैं इनके बारे में। तो पहला लेसन जो है इसमें भाग उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के बारे में दिया हुआ है। शुरुआत करते हैं पहला भाग। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि क्लास कैसी रही। शुरुआत करते हैं भाग 1 में। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संस्थाएं। तो 2001 की जनगणना के अनुसार 16.62 यानी कि 62 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित इस राज्य का देश के कुल क्षेत्रफल में 7.3% हिस्सा है, जो इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 5वां बड़ा राज्य बनाता है। राज्य की लगभग 79 यानी कि 79% जनसंख्या गांव में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर गांव छोटे हैं जिनकी औसत आबादी 3,194 व्यक्ति प्रति पंचायत है। उत्तर प्रदेश का विभाजन जो हुआ था 2000 में हुआ था और फलस्वरूप कुमायूं एवं गढ़वाल क्षेत्र को मिलाकर उत्तरांचल नाम से एक नया पर्वतीय प्रदेश बन गया, जिसका हाल ही में नाम बदलकर उत्तराखंड हो गया है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है जिससे लोगों का शासन के करीब लाया जा सके। उत्तर प्रदेश में गांव स्तर पर करीब 52,000 ग्राम पंचायतें हैं जिसके अंतर्गत 97,134 गांव आते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर 813 क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर 70 जिला पंचायतें हैं और 70 जिलों को 17 भाग में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त पंचायत राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई के रूप में ग्राम सभा विद्यमान है। स्वतंत्रता जो प्राप्ति के पूर्व उत्तर शासन जो प्रदेश में शासन द्वारा पहला ग्राम पंचायत अधिनियम वर्ष 1920 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत सामाजिक एवं आपराधिक मामलों में न्याय की व्यवस्था हेतु ग्राम स्तरीय इकाइयां स्थापित की गई थी। इसके साथ ही इनका काम सफाई एवं गांव के अन्य कार्यों में भी सुधार लाना था। इनके पंचायत की नियुक्ति जिलाधीश द्वारा की जाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य सरकार द्वारा संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ग्राम प्रधान के निर्वाचन का प्रावधान किया गया। साथ ही पंचायत की शक्तियों एवं कार्यों का भी विस्तार किया गया। पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत 3 निकायों गांव सभा, गांव पंचायत और ग्राम पंचायत अदालत विवादों के निपटारे के लिए रचना की गई। 2 प्रमुख फसलों की कटाई के बाद ही वर्ष में 2 बार गांव सभा की बैठक आयोजित करने का प्रावधान किया गया, जिसमें पंचायत के बजट को भी पारित किया जाना शामिल था। ये 2/3 बहुमत के साथ गांव पंचायत के प्रधान और उप प्रधान को हटा भी सकती थी और गांव पंचायत के सदस्य का निर्वाचन गांव सभा के सदस्यों द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता था। अगला है कि अन्य भारतीय राज्यों के विपरीत उत्तर प्रदेश द्वारा 73वें संवैधानिक संशोधनों के अनुरूप नया पंचायत राज अधिनियम नहीं बनाया गया, बल्कि पूर्व से ही लागू 2 अधिनियमों संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961
में 73वें संशोधन का अनुरूप संशोधन किया गया। इस प्रकार से संशोधन अधिनियम 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ और इस संशोधित अधिनियम के अंतर्गत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कायम रही। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और जनपद स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत था। बात कर ग्राम सभा की करें तो पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था जमीनी स्तर पर आम लोगों को सशक्त करना, जिससे वे विकास प्रक्रिया में सहभागिता करें। ग्राम सभा ग्राम के सभी योग्य मतदाताओं की एक सभा है और इसे पंचायत राज संस्थाओं की आत्मा कहा गया है। ग्राम सभा जरूरतों के अनुसार यह तय करती है कि ग्राम पंचायत द्वारा विकास के कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। ग्राम सभा की बैठकों में इसके सदस्य ग्राम पंचायत के निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं और उन पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं तथा ग्राम पंचायत के बजट, वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा तथा व्यय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार शासकीय बजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम अथवा ग्रामों के समूह के लिए ग्राम सभा स्थापित करेगी। एक से अधिक गांव वाली सभा का नाम सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव के नाम पर रखा जाएगा। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्रत्येक तहसील में गठित की गई ग्राम सभाओं की सूची तहसील एवं जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जानी चाहिए। इसकी एक प्रति यानी फोटो कॉपी पंचायत सचिव के कार्यालय में भी प्रदर्शित यानी दिखानी होगी। नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम सभा की 2 सामान्य बैठकें होंगी और एक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, जिसे खरीफ की बैठक कहा जाता है, जो कि जनवरी-फरवरी माह में आयोजित की जाती है। सामान्यतः इस हेतु सरकार द्वारा 26 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है तथा दूसरी रबी की फसल कटने के बाद, जिसे रबी की बैठक कहा जाता है, जो कि अगस्त माह में आयोजित की जाती है। इस तरह सरकार द्वारा 15 अगस्त की तिथि निश्चित की गई है और इन बैठकों की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान द्वारा की जाएगी। ग्राम प्रधान किसी भी समय ग्राम सभा की असाधारण बैठक बुला सकता है और इस हेतु ग्राम सभा सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/5 सदस्यों की लिखित मांग पर 30 दिन के अंदर ग्राम प्रधान को ग्राम सभा की बैठक बुलानी होगी। बात कर ग्राम पंचायत की करें तो ग्राम पंचायत एक निर्वाचित निकाय है जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से गठित किया जाता है। जो ये ग्राम प्रधान जो होता है और पंच 9 से 15 सदस्य को शामिल कर बनती है। सदस्यों की संख्या किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर निम्न प्रकार सदस्य की जाएगी। जनसंख्या और पंचों की संख्या क्या रहेगी, तो अगर 1000 की जनसंख्या है तो उसमें 9 पंच होंगे और 1000 से 2000 की जनसंख्या अगर है तो 11 और 2000 से 3000 है तो 13, 3000 से अधिक है तो 15 रह सकती है। ग्राम पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम सभा जो होगी ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव यानी सेक्रेटरी होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए निम्न समितियां गठित की जाएंगी। नियोजन एवं विकास समिति, तो इसका कार्य ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना तथा कृषि, पशुपालन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना होगा। निर्माण कार्य समिति, तो सभी निर्माण कार्य करना एवं कार्यों की गुणवत्ता तय करना का दायित्व है। शिक्षा समिति, तो प्रत्येक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता शिक्षा संबंधी कार्य करने होंगे। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार एवं समाज कल्याण
विशेषकर महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का संचालन तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की उन्नति एवं संरक्षण। प्रशासनिक समिति तो पंचायत कर्मी एवं राशन की दुकान संबंधी समस्त कार्य। जल प्रबंधन समिति राजकीय नलकूप का संचालन एवं पेयजल व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने बीच में ही से किया जाता है। प्रत्येक समिति में 2 अध्यक्ष का चयन और प्रधान, उप प्रधान अथवा पंचायत सदस्य से होता है। प्रत्येक जो समिति में एक महिला और सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा एक पिछड़े वर्ग का सदस्य होता है। पारदर्शिता की दृष्टि से ग्राम स्तर पर किए जाने वाले समस्त कार्य संबंधित समितियों के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था की गई है। न्याय पंचायत की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8135 न्याय पंचायतें हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत ग्राम पंचायत के सदस्य 10 से 15 के मिलकर बनती है और बनाती है। पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों में से निम्न प्रकार से होता है। 2 ग्राम सभाओं वाली न्याय पंचायत में संबंधित ग्राम पंचायत से 5 पंचों की नियुक्ति की जाएगी। तीन ग्राम सभाओं वाली न्याय पंचायत में संबंधित ग्राम पंचायत से 3 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे और शेष पंचों की नियुक्ति अधिकतम जनसंख्या वाली ग्राम सभा से की जाएगी। 12 से अधिक ग्राम सभाओं वाली न्याय पंचायत में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंच ग्राम सभा से नियुक्त किया जाएगा और शेष पंचों की नियुक्ति प्रत्येक ग्राम सभा और जनसंख्या के आधार पर की जाएगी। अन्य सभी मामलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्रारंभिक तौर पर 2 पंच अवश्य नियुक्त किए जाएंगे और शेष पंचों की नियुक्ति जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक ग्राम सभा से की जाएगी। एक व्यक्ति जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और हिंदी पढ़ना एवं लिखना जानता है, वह न्याय पंचायत का पंच नियुक्त किए जाने योग्य है। न्याय पंचायत के प्रत्येक पंच का कार्यकाल उसकी नियुक्ति तिथि से प्रारंभ होकर संबंधित ग्राम पंचायत जहां से वह नियुक्त हुआ था के कार्यालय के साथ समाप्त होता है। जिलाधिकारी निदेशक पंचायत राज से सलाह लेकर निम्न कार्य सुनिश्चित करेंगे। जिला के अंतर्गत न्याय पंचायत स्थापित करने के लिए क्षेत्रों में सर्किल की संख्या का निर्धारण, प्रत्येक क्षेत्र सर्किल की सीमा का निर्धारण करना। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा न्याय पंचायतों के लिए निर्धारित क्षेत्र यानी सर्किल की सूची तैयार की जाएगी और इस तहसील मुख्यालय जिला पंचायत अधिकारी तथा पंचायत सचिव के कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए निर्धारित पंचों की संख्या और प्रत्येक ग्राम पंचायत से पंचों की संख्या तय की जाएगी और इन कार्यालयों पर इससे प्रदर्शित किया जाएगा। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि पंच अपने बीच में से 2 व्यक्तियों का सरपंच एवं सहायक सरपंच चुनेंगे। इन चयनित लोगों में कार्यवाही का लिखने की योग्यता होनी चाहिए। सरपंच को ये अधिकार दिया गया है कि न्याय पंचायत के मुकदमों की सुनवाई के लिए 5 व्यक्तियों की एक बेंच बना सकता है। न्याय पंचायतों को दीवानी और फौजदारी के सभी मामलों को 6 सप्ताह में निपटाने का दायित्व दिया गया है। निषिक्त क्षेत्र जिसमें प्रतिवादी रहता है या काम करता है या घटना घटित होती है का प्रत्येक दीवानी तथा फौजदारी मामला सरपंच के पास आना चाहिए। न्याय पंचायत द्वारा किए जाने वाले फौजदारी अपराधों की सूची परिशिष्ट 10 पर दी गई है। सभी मामलों की साप्ताहिक सूची वादी प्रतिवादी के नाम एवं सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि सहित न्याय पंचायत कार्यालय के बाहर प्रदर्शित की जानी चाहिए। बात कर क्षेत्र पंचायत की करें तो प्रत्येक जिला के ग्रामीण क्षेत्र के खंड
यानी विकास खंडों को में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड में एक क्षेत्र पंचायत गठित की जाएगी। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख जो कि उसका अध्यक्ष होता है, एक उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख होते हैं, जिसका निर्वाचन क्षेत्र पंचायत के निम्नांकित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से किया जाता है, अन्य सदस्यों में शामिल है। विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सभी प्रधान और खाम्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सभी सदस्य गांव में पूर्णतः ये अंशतः विकास खंड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा तथा लोकसभा के सदस्य। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा और विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो कि विकास खंड के अंतर्गत निबंधित मतदाता हैं। खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और वह क्षेत्र पंचायत एवं उसकी समितियां के प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से निम्न समितियां गठित की जानी चाहिए। नियोजन एवं विकास समिति, तो यह समिति क्षेत्र पंचायत की योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है और इसके अतिरिक्त कृषि, पशुधन तथा गरीबी निवारण संबंधी कार्य भी करेगी। शिक्षा समिति, इसका दायित्व है कि प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और औपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता संबंधी कार्य रखा गया है। निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्य और उसकी गुणवत्ता निश्चित करना इस समिति का दायित्व है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, इसका दायित्व चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। इसका अतिरिक्त सामाजिक कल्याण, विशेषकर महिला एवं बच्चों की कल्याणकारी योजना बनाने का भी कार्य इस समिति का है। प्रशासनिक समिति, इसका दायित्व खंड स्तरीय कर्मचारी का प्रशासन तथा राशन दुकानों का नियंत्रण करना। जल प्रबंधन समिति, पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था का दायित्व इस समिति को सौंपा गया है। प्रत्येक समिति का कार्यकाल समिति की पहली बैठक के दिनांक से 1 वर्ष का होगा, किंतु वह किसी भी दशा में क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल से ज़्यादा नहीं होगा। जिला पंचायत की अगर बात करें दोस्तों, प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है और इसके संविधान को गजट में अधिसूचित किया जाता है। प्रत्येक जिला पंचायत में शामिल होते हैं एक अध्यक्ष जो उसका पीठासीन अधिकारी होता है। जिले की समस्त क्षेत्र पंचायतें के प्रमुख जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य लोकसभा तथा विधानसभा के ऐसे सदस्य जो संबंधित जिला पंचायत में शामिल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एवं विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से किया जाता है। प्रत्येक जिला पंचायत को अपने कार्यों के संपादन के लिए निम्न समितियां गठित करनी चाहिए। नियोजन एवं विकास समिति, तो इसे जिला पंचायत की योजना तैयार करने का दायित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये कृषि, पशुधन एवं गरीबी निवारण संबंधी कार्य भी करता है। शिक्षा समिति, इसका दायित्व है कि प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता संबंधी कार्य करता है। निर्माण कार्य समिति, इस समिति का निर्माण कार्य करने का दायित्व दिया गया है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, इसका दायित्व है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। इसे अतिरिक्त सामाजिक कल्याण, विशेषताएं, महिला एवं बच्चों की कल्याणकारी योजना बनाने का भी कार्य इस समिति का है। प्रशासनिक समितियां, जिला स्तरीय कर्मचारियों का प्रशासन तथा राशन दुकानों का नियंत्रण करना इस समिति का दायित्व है। जल प्रबंधन समिति, इसका कार्य पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था का रखा गया है। निर्माण कार्य समिति के 3-6 सदस्यों का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसमें अन्य समितियों के अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस समिति के क्रमशः सभापति तथा उपसभापति होते हैं। अन्य समितियों में 6
से 9 सदस्य होते हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य तथा स्वयं के बीच में से चुने जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्य समिति का कार्यकाल जिला पंचायत के कार्यालय के समान होता है। हालांकि इसका 1/3 सदस्य प्रति वर्ष चक्रानुसार से बदलते रहते हैं। अगला भाग है कि पंचायत स्तर पर सूचना का अधिकार संबंधी कानूनों का सारांश। सूचना का अधिकार जो है प्रत्येक लोक निकाय के पास रखी सूचनाओं तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना ही सूचना का अधिकार है। इसमें यह भी शामिल है कि लोक निकाय ऐसी सारी सूचनाएं संकलित करते रहें और उन्हें नागरिकों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं, किंतु यदि जनहित में सूचना देना उचित नहीं है तो वे उसे देने से इनकार भी कर सकते हैं। सूचना का अधिकार का मूल आधार यही है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता द्वारा ही सरकार को अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाती हैं और जनता के धन से ही सरकार का संचालन होता है। अतः प्रत्येक लोक निकाय का एक दायित्व है कि वे जनता के नाम पर किए जाने वाले कार्यों व निर्णयों के विषय में जनता को सूचित रखें। वर्ष 1973 से अपने विभिन्न निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया है कि लोक निकायों के पास उपलब्ध सूचना तक पहुंचाने का नागरिकों का मूलभूत अधिकार है, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे मौलिक अधिकार जीवन एवं स्वतंत्रता तथा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल तत्व है। और इसका अर्थ है कि नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वे लोक निकायों के पास उपलब्ध सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार शासन पर एक सकारात्मक दायित्व भी तय करता है कि वे आम जन तक सूचना का प्रमाण भी करें। सामान्यतः शासन के पास उपलब्ध सूचना जनता के 2 प्रकार से उपलब्ध कराई जाएगी। एक रवत जो है शासकीय निकायों से एक अपेक्षा की जाती है कि जनहित से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं यथा संगठनात्मक ढांचा, उनके द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाएं, निर्णय लेने के मानदंड, महत्वपूर्ण प्रारूप एवं प्रक्रिया व इसी प्रकार के अन्य विवरण इत्यादि प्रकाशित व प्रसारित कर इस प्रकार की सूचना का खुलासा सूचना पटल एवं प्रदर्शन, सरकारी गजट या अखबारों में प्रकाशन या बैठक में सूचनाओं को पढ़कर या इंटरनेट पर प्रकाशन द्वारा किया जा सकता है। मांग किए जाने पर जनता द्वारा मांगे गए या मांगे जाने पर विशेष प्रकार की सूचनाओं तक आमजन की पहुंच को सरल बनाने के लिए शासकीय निकायों द्वारा साधारण एवं कम खर्चीली प्रक्रिया तय की जानी चाहिए। सामान्य तौर पर लोक निकायों में विशेष अधिकारियों को जनता को सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये आवश्यक है कि लोगों को पंचायतों को सूचना प्राप्ति का अधिकार हो, क्योंकि ये स्थानीय एवं स्वशासन की इकाइयां हैं जिनका लोगों से नज़दीक का संबंध है। और वर्ष 1997 में इन स्थानीय स्वशासन इकाइयों से सूचना प्राप्ति को सरल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा पारदर्शिता के 3 बिंदुओं पर कार्यकारी आदेश पारित करने का विचार किया गया। पंचायत राज संस्थाएं, विशेषकर ग्राम पंचायतें, विकास परियोजनाओं संबंधी मुख्यतः बजट तथा उनके व्यय संबंधी विवरण पंचायत कार्यालय या स्थानीय स्कूल के बाहर प्रदर्शित करें। समस्त संबंधित अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहें। आम जन द्वारा मांग किए जाने पर विकास परियोजनाओं की अभिलेखों की छायाप्रति यानी कि फोटोकॉपी उपलब्ध हो, जिसमें बिल, मास्टर रोल, वाउचर, आकलन और माप पुस्तिका तथा हितग्राहियों के चयन का आधार और उनकी सूची शामिल हो
इसके अतिरिक्त जनहित संबंधी विषय पर भी जानकारी मामूली शुल्क लेकर उपलब्ध कराई जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 15 जून 2005 का इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। राष्ट्रपति की स्वीकृति के 120 दिन के पश्चात अर्थात 20 अक्टूबर 2005 से यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इस अधिनियम ने लोक प्राधिकरण का नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुंच आसान बनाने की व्यवहारिक पद्धति की स्थापना की, जिससे प्रत्येक लोक प्राधिकरण में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सके। अगला कि यह किस पर और कैसे लागू होगा, तो हालांकि सूचना का जो अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, किंतु इसके अंतर्गत न केवल सभी केंद्रीय कार्यालय आते हैं बल्कि राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश तथा जिनके द्वारा वित्त पोषित सभी संस्थाएं एवं इकाइयां भी आती हैं। यह अधिनियम उन सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है जिन्हें संविधान के अंतर्गत स्थापित या गठित किया गया या फिर जिसे संसद या राज्य विधान द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत स्थापित या गठित किया गया। इसका अर्थ यह है कि पंचायत राज संस्थाएं जो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत स्थापित की गई हैं, भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। चूंकि पंचायत राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित की गई, अतः ये दूसरे मापदंड को भी पूरा करती हैं। सूचना का अधिकार का अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण की परिभाषा में स्वायत्त सभी संस्थाएं भी शामिल हैं। क्रमशः पंचायत एवं नगर निकाय स्वायत्त शासी एवं संस्थाएं कहलाती हैं। इस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं। पंचायत राज अधिनियम जिस पर भाग 3 में चर्चा की गई है के अंतर्गत सूचना तक पहुंच में प्रावधानों के साथ साथ सूचना का अधिकार अधिनियम स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त करने का एक दूसरा माध्यम है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिक कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं। दस्तावेजों, अभिलेखों की प्रमाणिक प्रतियां एवं उनसे उद्धरणों या टिप्पणियों को प्राप्त कर सकते हैं। सामग्रियों के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्या सूचना जो स्वतः प्रकाशित की जाएगी, तो क्या सूचनाएं जो स्वतः प्रकाशित की जाएंगी। सूचना का अधिकार अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 4 फर्स्ट खा में है कि जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि पंचायतें सहित प्रत्येक लोक प्राधिकरण सूचना का नियमित प्रकाशन करते रहेंगे। धारा 4 फर्स्ट खा में, जिसे सूचना का स्वतः प्रकटीकरण भी कहा जाता है, ये भी अपेक्षा करती है कि लोक प्राधिकरण नियमित अंतराल पर सूचनाओं की महत्वपूर्ण श्रेणियों को स्वतः प्रकाशित करते रहें। इस सूचना हेतु लोक प्राधिकरणों को नागरिकों की ओर से मांग करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज निकायों द्वारा निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जानी चाहिए। संगठनात्मक ढांचा और पंचायत राज संस्थाओं के कार्यों, कर्तव्यों और दायित्वों तथा उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य और कर्तव्य। पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही को माध्यम भी शामिल हो। इनकी कार्य प्रणालियों में अपनाए जाने वाले मापदंड, पंचायती संबंधी कार्य को करने हेतु पंचायत कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियम, कानून, अनुदेश और अन्य अभिलेखों की सूचना, पंचायत राज संस्थाओं के नियंत्रण में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत राज्य निर्देशालय के स्वयं खुलासे के प्रावधान हेतु परिशिष्ट 1 देखें।
पंचायत राज संस्थाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी की निर्देशिका। पंचायत राज संस्था के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को प्राप्त होने वाले वेतन, जिसमें शामिल संबंधित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था शामिल हो। उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के मासिक वेतन के प्रावधान हेतु परिशिष्ट 2 देखें। पंचायत राज संस्थाओं द्वारा अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु स्थापित की गई सलाहकारी समितियों के विवरण भी हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ से कि सूचना का अधिकार अधिनियम इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख करता है कि इन सूचनाओं का खुलासा न्यूनतम लागत और स्थानीय भाषा तथा स्थानीय स्तर पर प्रचार के प्रभावशाली साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम स्पष्ट करता है कि इन सूचनाओं का खुलासा सूचना पोर्टल, समाचार पत्र, सार्वजनिक घोषणाओं, मीडिया पर प्रसारण तथा इंटरनेट व अन्य ऐसे माध्यमों द्वारा किया जा सकता है कि कम से कम सूचना पंचायत के जन सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे सूचना का निःशुल्क अवलोकन किया जा सके, और यदि वह मुद्रित रूप में है तो वह लागत मूल्य पर नागरिकों को उपलब्ध हो सके। सूचना का अधिकार पर वेबसाइट। तो जनता को सूचना तलाश करने, विशेषकर जिसे विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रकाशित किया जाता है, हेतु एक तरीका प्रदान करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा एक सूचना सेवा www.rti.gov.in की स्थापना की गई है, जो कि केंद्र राज्य सरकार के किसानों के विभागों द्वारा इंटरनेट पर सूचनाओं को उपलब्ध कराने का भी कार्य अभी प्रक्रिया में है। अतः अभी केवल ऐसे विभागों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके दस्तावेजों को इस प्रकार उपलब्ध करा दिया गया है, या सूचना का अधिकार से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने की संपर्क जानकारी इन विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में पंचायत राज विभाग द्वारा तैयार स्वयं खुलासे की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार विभागीय मैनुअल, नागरिक चार्टर एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आम जनता के उपयोगार्थ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड है। पंचायत राज विभाग द्वारा वेबसाइट तैयार की गई, जिसमें विभाग की प्रमुख गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को दर्शाया गया है। panchayatraj.up.nic पर देखा जा सकता है। इंदिरा आवास योजना संबंधी सूचना का स्वतः खुलासा। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले ऐसे परिवारों को शामिल किया गया जो कि आवासहीन हैं या जो कच्चे या टूटे मकानों में रहते हैं। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में इस योजना के बारे में सूचना का अधिकारी का स्वतः खुलासा एक विज्ञापन प्रकाशन द्वारा किया था। वास्तविक रूप में ये उस प्रकार की सूचना जिसका प्रकाशन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किया जाना चाहिए, और इसी प्रकार की सूचना का प्रकाशन और प्रसारण पंचायतों द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह सूचना दी कि योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवार को मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में क्रमशः 25,000 एवं 27,000 रुपये मकान बनाने के लिए सहायता के रूप में दिए जाएंगे। मंत्रालय द्वारा प्रमुख रूप से यह बताया गया है कि बीपीएल जनगणना 2002 के परिणामों के आधार पर इंदिरा आवास योजना के हितग्राहियों की एक स्थायी सूची हर गांव के लिए बनाई जाएगी, जिससे गरीब व्यक्ति जो है वो आवंटन वर्ष की जानकारी प्राप्त कर सके। इस प्रकार की प्रतीक्षा सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जानी चाहिए, और इस सूची की प्राथमिकताओं में यदि कोई विरोधाभास दिखाई देता है तो लोक विकास खंड या जिला
स्तर पर इसकी शिकायत की जा सकती है। इस समस्त प्रक्रिया का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाना और नकारात्मक प्रवृत्तियों को इससे दूर रखना है। आवेदन कैसे प्रस्तुत करें? तो सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाले लोक प्राधिकरण के सभी कार्यालयों और प्रशासनिक इकाइयों में राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा प्रत्येक खंड एवं स्तर पर एक सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त का प्रावधान किया गया है। सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी को यह दायित्व दिया गया है कि वे आवेदकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करें और उन्हें राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास भेजा दें। वे एक डाक खाने की तरह कार्य करते और उनसे सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदकों को सूचना प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। राज्य लोक सूचना अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे आवेदकों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करें व सूचना प्रदान करें। यदि वह सूचना किसी धारा में प्रदान किए जाने से ना रोकी गई तो आवेदन हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। यदि प्रार्थी स्वयं लिखने में असमर्थ है तो लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य बनता है कि उसका आवेदन लिखित रूप में बनवाने में यथासंभव मदद करें। उत्तर प्रदेश में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सादे कागज पर आवेदन पत्र दिया जा सकता है तथा इसके साथ 10 रुपये की फीस नगद बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स बैंक या पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा करनी होगी। ये उल्लेखनीय है कि प्रार्थी को सूचना प्राप्त करने का कारण नहीं बताना और ना ही लोक सूचना अधिकारी इससे कारण बताने की मांग कर सकता है। राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह मांगी गई सूचना 30 दिन के अंदर प्रार्थी को उपलब्ध कराए अथवा कारण बताते हुए उसे सूचना देने से मना कर दे। किसी व्यक्ति के जीवन मरण और स्वतंत्रता संबंधी सूचना 48 घंटे में उपलब्ध करनी पड़ेगी। अगर सूचना तैयार है तो जाने पर यदि अतिरिक्त फीस छायाप्रति यानी फोटोकॉपी CD या फ्लॉपी की कीमत की आवश्यकता पड़ती है तो राज्य लोक सेवा सूचना अधिकारी को प्रार्थी को अतिरिक्त फीस की जानकारी देते हुए मांग करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त फीस के अंतर्गत अभिलेखों की छायाप्रति फोटोकॉपी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना उपलब्ध कराने की कीमत शामिल है। फोटोकॉपी की कीमत अधिनियम के अंतर्गत प्रति पृष्ठ A3 एवं A4 साइज के पेपर पर 2 रुपये निर्धारित है। इससे बड़ा साइज के कागज पर फोटोकॉपी की वास्तविक कीमत ली जाएगी। नमूने एवं छपे हुए प्रकाशनों की वास्तविक कीमत ली जाएगी। फ्लॉपी डिस्केट या कॉम्पैक्ट डिस्केट पर सूचना प्राप्त करने की कीमत 50 रुपये होगी। नागरिकों व पंचायत कार्यालय तथा सरकारी विभागों में अभिलेखों के अवलोकन का भी अधिकार है। प्रथम घंटे के निरीक्षण या अवलोकन की कीमत 10 रुपये तथा बाद के समय में प्रत्येक अतिरिक्त 15 मिनट के लिए 5 रुपये फीस ली जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाला परिवारों का प्रार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत राज विभाग के राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी तो स्तर राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी, विभागीय अपील अधिकारी। तो राज्य जो सरकार होता है इसमें विशेष सचिव पंचायत राज विभाग 43 भूतल बहुखंडी भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में है। और राज्य लोक सूचना अधिकारी और निदेशालय स्तर जो है संयुक्त निदेशक पंचायती राज्य निदेशक उत्तर प्रदेश छाटबतल जवाहर भवन लखनऊ में है। प्रमुख सचिव पंचायत राज भवन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ये है विभागीय अपील अधिकारी। बात करें मंडल स्तर तो मंडलीय उप निदेशक पंचायत ये उप निदेशक पंचायत
विभागीय अगर बात करें तो निदेशक पंचायत राज निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी इसमें भी है। मंडलीय उपनिदेशक पंचायत मंडल का है। जनपद पंचायत तो इसी में है। जिला पंचायत एवं राज्य अधिकारी। ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो सचिव और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत संबंध विकास खंड में। सूचना का विवरण और शुल्क तो बात करते हैं आवेदन के साथ शुल्क प्रति आवेदन 10 रुपये होगा। अदायगी का प्रकार होगा नगद, ड्राफ्ट या डिमांड होगा। बैंकर्स चेक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर वो हो सकता है। जहां सूचना छपे हुए प्रकाशन के रूप में उपलब्ध है तो प्रकाशन पर छपा हुआ मूल्य होगा। दस्तावेजों की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी A4 एवं A3 के आकार के कागज पर 2 रुपये प्रति पृष्ठ और उससे बड़े साइज के कागज पर वास्तविक लागत होगा। जहां फ्लॉपी या CD के रूप में सूचना उपलब्ध है 50 रुपये प्रति फ्लॉपी या CD हो सकती है। अभिलेखों और दस्तावेजों के अवलोकन पर शुल्क होगा। प्रथम घंटे के अवलोकन के लिए 10 रुपये और उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट या उस भाग पर 5 रुपये होंगे। नमूना या मॉडल तो वास्तविक लागत हो सकती है। प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन की शासन देश संख्या 1163-43-2- यानी कि 2005 दिनांक 29 नवंबर 2005 के अनुसार फीस जमा करने के लिए लेखा शीर्षक 0070 अन्य सेवाएं 800 अन्य प्राप्तियां होगा। आवेदकों को ये अधिकार है कि यह अतिरिक्त फीस के विषय में अपीली अधिकारी से पूर्णतः जानकारी व निर्णय की समीक्षा नीचे विस्तार व विवरण दिया गया है हो सकता है। सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं से सूचना प्राप्ति के लिए तो उत्तर प्रदेश के पंचायत राज निदेशालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों से सूचना प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिक पंचायत सचिव को प्रार्थना पत्र देकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं और अभिलेखों को फोटो कॉपी प्राप्त कर सकता है। अभिलेखों की फोटो कॉपी का शुल्क 1 रुपये प्रति पृष्ठ। विकासखंड स्तर पर सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु मंडलीय उपनिदेशक पंचायत जिन्हें सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है को प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत राज्य अधिकारी जिन्हें सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य स्तर पर संयुक्त निदेशालय निदेशक पंचायत को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है और उन्हें सूचना का अधिकार व अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र निम्न पते पर प्रस्तुत किया जा सकता है। संयुक्त निदेशक पंचायत राज लोक सूचना अधिकारी पंचायत राज निदेशक छठवा तर्जमान भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कानपुर देहात जिले में नागरिक सूचना केंद्र तो कानपुर नगर में जो है देहात में जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC द्वारा पार्श्व प्रदा सूचना छतरी टच स्क्रीन इंफॉर्मेशन कियोस्क स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन 9 जनवरी 2007 को किया गया। यह छतरी कई मुद्दों पर सूचना उपलब्ध कराती है। इनमें से कुछ विधानसभा मतदाता सूची, जनसंख्या के आंकड़े, अवकाश सूची, उत्तर प्रदेश से संबंधित आंकड़ों एवं सांख्यिकी जिला स्तरीय अधिकारियों की सूची तथा विभिन्न विभागों के प्रारूप। इसके अतिरिक्त कियास्क में छपाई संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें कर्मचारियों की प्रिंसिपल, विशेषकर वैश्विक शिक्षा विभाग का जिला कार्यालय तथा सेवानिवृत्त अध्यापकों एवं ट्रेजरी पेंशनरों की
फिलिप्स आदि सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त कियास्क पर विकासखंड एवं जिला स्तरीय मानचित्र में उपलब्ध हो सकता है। भविष्य में यह भी अपेक्षा की जाती है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं विकास बेसिक शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इस क्रिया को आंकड़े एवं कानपुर देहात में कार्यरत विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तहसील एवं विकास खंड स्तर पर इसी प्रकार से क्रिया स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कौन सी सूचनाएं जिसके इसके अंतर्गत नहीं आती है, तो अधिनियम में कुछ ऐसी सूचनाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें जन सामान्य को नहीं दिया जा सकता। इन्हें छूट योग्य कहा गया है। इनमें मुख्य निम्न प्रकार है। भारत की प्रभुत्व अखंडता पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएं, राज्य की सुरक्षा, विशेष वैज्ञानिक या आर्थिक हितों एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर असर डालने वाली सूचना नहीं दे सकते हैं। लोक सुरक्षा, शांति पर असर डालने वाली सूचना नहीं दे सकते। किसी अपराध की जांच पड़ताल पर असर डालने वाली सूचना नहीं दे सकते। ऐसी सूचनाएं जो किसी अपराध करने में किसी को प्रोत्साहन दें या किसी कानूनी कार्रवाई पर विपरीत असर डाले। केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संबंधों पर विपरीत असर डालने वाली ऐसी सूचना जो केंद्र एवं राज्यों के बीच गुप्त रूप से दी गई हो। मंत्रिमंडल उसके सचिवों और अधिकारियों के सभी दस्तावेज या विचार विमर्श, कोई नीति बनाने का निर्णय लेने से पहले निर्णय प्रक्रिया के विचार विमर्श, कानूनी सलाह एवं राय का भी नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा रखे जाने वाले अधिकांश अभिलेख ऐसे नहीं हैं जो कि जिन्हें छूट के योग्य माना जाए, क्योंकि सामान्यतः विकास संबंधी सभी मुद्दे इतने संवेदनशील नहीं हैं उन्हें गुप्त रखा जाए। तकनीकी दृष्टि से किसी भी पंचायत राज द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों तक नागरिकों की पहुंच संभव बनानी चाहिए। यदि किसी नागरिक द्वारा मांगी गई सूचना पर एक या अधिक प्रकार की छूट लागू होती है तो लोक सूचना अधिकारी को स्पष्ट तौर पर अभिलेख नहीं देने का कारण बताए हेतु लिखित रूप से मना कर देना चाहिए। और मना करने का कारण छूट की पात्रता पर आधारित होना चाहिए। पंचायत या सरकारी कार्यालय की किसी सूचना को ना देने का अन्य कोई कारण मान्य नहीं हुआ। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित अवधि में सूचना देने में असमर्थ रहता है और उसके ना देने का कारण भी 30 दिन के अंदर आवेदक को सूचित नहीं करता है तो इसे सूचना देने से मना करने की संज्ञा दी जाएगी। नागरिक की अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार यहीं से सक्रिय हो जाता है। अगर मांगी गई सूचना पर एक से अधिक छूट के नियम लागू होते हैं तो सूचना का अधिकार के अंतर्गत ये अपेक्षा की जाती है कि अगर इस सूचना के देने से जनहित की रक्षा होती है तो उसे सूचना को गुप्त रखने के बजाय खुलासा कर देना चाहिए। क्या सूचना का खुलासा न किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है? तो जब लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्ति के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो सूचना मांगने वाला व्यक्ति उस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। पहली अपील संबंधित सरकारी विभागों में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को की जाती है और इस अधिकारी को विभागीय अपीलीय अधिकारी कहा जाता है। सूचना देने से मना करने पर अथवा निर्धारित अवधि तक कोई उत्तर न मिलने पर 30 दिन के अंदर यह अपील करनी होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का जवाब देने पर सूचना को देने से इनकार करना माना जाएगा। इस प्रकार की नकारात्मक स्थिति में अपीलीय अधिकारियों से अपील की जा सकती है कि अपील दाखिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विभागीय अपीलीय अधिकारी से इस पर अपना निर्णय 30 दिन के अंदर देना होगा। असाधारण मामलों में अपीलीय अधिकारी अधिकतम 15 दिन का समय और ले सकता है, किंतु इस प्रकार के सभी मामलों में निर्णय न लेने के कारणों में विलंब को स्पष्ट उल्लेखित लिखित रूप में करना होगा। अगर लोक सूचना अधिकारी के मना करने के निर्णय को
विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित ठहराया जाता है तो सक्षम अधिकारी या सूचना आयुक्त को अपील की जा सकती है। अगर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किसी लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना देने से मना किया है तो राज्य सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किसी लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसा किया गया तो उसके मनाही करने की अपील केंद्रीय सूचना आयोग में की जा सकती है। आवेदक उस स्थिति में सूचना आयोग ना अपील कर सकता है जब लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी उसके प्रार्थना पत्र का लेने से मना कर देते हैं अथवा उन तक पहुंच की प्रक्रिया या फीस से आवेदक संतुष्ट नहीं है अथवा सूचना देने में अनावश्यक देरी होती है तो वस्तुतः यह नागरिक अधिनियम के अंतर्गत सूचना तक पहुंच बनाने की किसी भी मामले में प्रार्थी सूचना आयोग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इसमें उन मामलों को भी शामिल किया जा सकता है जिसमें सरकारी अधिकारी द्वारा स्वतः सूचना घोषित करने के नियम का पालन नहीं ना किया गया हो।